हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से जो है अक्सर गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं सभी टॉपिकों से बार बार जो है वीडियो बनाया जाता है, जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके डाउट है, वो आसान भाषा में क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसी के क्रम में कई सारे वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा उसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में जो चर्चा करेंगे, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर रहेंगे और उसी को हम व्याख्यात्मक चर्चा के साथ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सभी तरह के एग्ज़ाम, जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट हुआ, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में जो है मध्यकालीन स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है आज का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से इसको बनाया है, आपको लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। तो बस आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे आपके जो भी डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम हमारी टॉपिक के ऊपर, जहाँ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ हम मध्यकालीन स्थापत्य कला के एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में तो रहेगी, मगर इसके अंदर जो है हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, जिससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे कन्फ्यूजन, कई सारे डाउट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। तो आपको ये क्लास कहीं से भी आपको एमसीक्यू वाली नहीं लगेगी। यहाँ पूरी थ्योरी क्लास से रिलेटेड जो है हम यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो आप देखकर आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और वीडियो को अभी से लाइक करते रहना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज और इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरणी शैली के समन्वय से एक नई स्थापत्य शैली का जन्म हुआ। इसे भारतीय मुस्लिम शैली का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो शैलियों के बारे में बात की गई है। एक तो भारतीय स्थापत्य की जो है क्षैतिज शैली, और दूसरी इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरणी शैली। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो, इस्लामी स्थापत्य कला में जो मेहराब वाला कॉन्सेप्ट था, वो इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषता हमको जो है भारत की स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो क्षैतिज स्थापत्य कला है और जो मेहराब स्थापत्य कला है, इन दोनों को जब समन्वय हो जाता है, तो उन दोनों से जब नई स्थापत्य शैली का जन्म होता है, उसे मुस्लिम शैली नाम दिया गया है। तो ये कथन किसका है, मतलब ये पूरी बात किसने बोली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों गेस करना है आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जॉन मार्शल हो जाएगा। तो आप सभी को ये समझना है दोस्तों, कि ज़्यादातर जो स्टेटमेंट दिए गए मध्यकालीन स्थापत्य कला से संदर्भित, तो वो सबसे ज़्यादा जो है जो स्टेटमेंट दिए गए, खास करके दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अगर आपसे स्थापत्य कला के बारे में अगर पूछे जाएंगे, तो ज़्यादातर आपके जॉन मार्शल के कथन देखे जाएंगे। उसके बाद जब अगर आप मुग़ल कालीन की अगर बात करोगे, तो फर्ग्यूसन और पर्सी ब्राउन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा जॉन मार्शल। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा गया है आपका दूसरे क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन हिंदू और मुस्लिम शैली का प्रथम तुर्की इमारत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम शैली का जो समन्वय आपने बात की थी पहले क्वेश्चन में, तो उस शैली में जो है निर्मित प्रथम इमारत पूछी गई है। तो तुर्कों ने जो है भारत के अंदर सबसे पहले जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। वैसे तो 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो अरबी जो है
राज्य की स्थापना की थी, मगर वो ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाया था। मगर उसके बाद जब है मोहम्मद गौरी जब आया भारत में, तो उसने जो है 1206 में उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भारत के अंदर जो है मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। तो जैसे इसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, उसी के टाइम पीरियड में जो है यहाँ पे एक तुर्की इमारत का जो है स्थापना ये यहाँ पे निर्माण किया गया था। तो आपको जो है यहाँ पे ये बताना है कि हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत बताना है, जो प्रथम तुर्की इमारत होना चाहिए। तो यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन में कुतुब मीनार, दूसरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तीसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और चौथा है ढाई दिन का झोपड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अगर गैस करोगे, अगर सबसे पहली अगर इमारत की अगर बात करोगे जो तुर्की इमारत मानी जाएगी और हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम तुर्की इमारत है तो वो होगी यहाँ पे हमारी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है 27 जैन मंदिरों के अवशेषों को ऊपर जो है इसको इकट्ठा करके और इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और दोस्तों ये 27 जैन मंदिर जो थे, ये पहले जो वैष्णव मंदिर था, पहले जैन मंदिर था, फिर उसके बाद वैष्णव मंदिर बना, फिर वैष्णव मंदिर के बाद से ही जो है इसका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। और इसी मस्जिद को जो आगे जाके जो है सैन का जो निर्माण किया है वो ये इल्तुतमिश ने किया है। और उसमें जो है आगे जाके पिलरों पे जो है कुरान की आयतें वगैरह लिखवाने का काम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो इस तरीके से दोस्तों इस मस्जिद के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो हम देख लेते हैं आगे। ये जो मस्जिद है दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का फ़ोटो है। तो इसमें जो दोस्तों सैन वाला जो पार्ट था इस मस्जिद के अंदर, जैसे ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट्स हैं ये सारे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पार्ट्स हैं। और इसी में जो है सैन जब बनाई गई, सैन का मतलब होता है दोस्तों जो खुला हुआ हिस्सा होता है मस्जिद के बाहर का, जैसे ये मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद के बाहर जो ये खुला वाला हिस्सा बनेगा इसको सैन बोला जाएगा, जो पिलर के ऊपर होता है। और जो ये पिलर थे दोस्तों, ये पिलर के ऊपर कुरान की आयतें लिखवाने का काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण तो किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मगर इसका विस्तार किस किस ने किया अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसमें इल्तुतमिश ने तो सैन का काम किया है, और उसमें जो पिलर बने हैं उसका काम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, पिलर के ऊपर कुरान की आयतें। और उसी के ऊपर जो स्टेटमेंट भी दिया है अमीर खुसरो ने कि कुरान की आयतें इस तरीके से है जो जमीन आसमान से ज़मीन के ऊपर आ रही है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी उन्हीं पिलर के ऊपर देखने को मिलता है। ये भी वही मस्जिद का फ़ोटो है। ये पूरा जो है कुतुब मीनार के आसपास ये मस्जिद बनी हुई है। और यहीं पे आपको जो है ये वाला जो दिखाई दे रहा होगा, ये अलाई दरवाजे का गेट दिखाई दे रहा है। तो इसी गेट से जो इस मस्जिद के अंदर भी ये आया जाता है। और ये कुतुब मीनार का जो पूरा इलाका है, जो पूरा वहाँ का चार दीवारी के अंदर जो है पूरा इलाका है, उसी के अंदर जो है प्रवेश किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मस्जिद वाला इलाका है, और ये कुतुब मीनार वाला है, और ये आपको अलाई दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में किन शासकों का योगदान रहा। तो दोस्तों जिस तरीके क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो जैसे कि हमने अभी बात की है दोस्तों कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में किन किन ने जो है योगदान दिया है, तो आपको अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया है सबसे पहले। फिर इसको इल्तुतमिश ने जो इसके सैन जो जैसे कि मस्जिद का निर्माण करवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 27 जैन मंदिरों के अवशेषों पे जो है इसका निर्माण करवाया गया। फिर उसके बाद जब इसका सैन बनवाया तो वो सैन बनवाने का काम किया किसने, इल्तुतमिश ने किया है। और फिर उसके बाद जो इसके पिलर है इस सैन के, उस पिलर के ऊपर कुरान की आयतें लिखवाने का काम किसने किया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो इस तरीके से इसके साथ कितने नाम जुड़े हो दोस्तों, 3 नाम जुड़े हो। तो अगर इस तरीके से आप देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। गयासुद्दीन का बड़ा महल सुनहरी ईंटों से बना था। जब सूर्योदय होता तो वह इतनी तेज़ी से चमकता था कि सूर्य उस पर, मतलब जब वो महल इतनी ज़ोर से चमकता था दोस्तों, जब सूर्योदय होता था कि उस पर किसी की आंख नहीं ठहरती थी। तो उस पर जो रोशनी पड़ती थी सूरज की, तो वो इतनी ज़ोर से चमकता था, इतनी ज़ोर से वो शाइनिंग मारता था तो कि कोई इंसान उसको देख भी नहीं पाता था, आंखें नहीं ठहर सकती थी। तो ये जो है काव्यात्मक शैली में किसने कहा है दोस्तों, ये कथन इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्ने बतूता या फरिश्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीर खुसरो।
तो आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, अगर किसी भी कथन में अगर आपको काव्यात्मक शैली जिसके अंदर जो है पूरा बड़ा चढ़ाकर और बिल्कुल काव्यात्मक जो शेर शायरी के तरीके से जो बताया जाता है, बिल्कुल सीधी सीधी बात नहीं बोली जाएगी, उसमें घुमा फिरा के और उसमें अलंकरण लगा के अगर कोई बात बोली जाएगी तो उस कथन का जो है 99% जो है अमीर खुसरो का माना जाता है। फिर भी अगर आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर रहे तो वो इसामी का होगा, तो या तो वो इसामी का होगा या अमीर खुसरो का होगा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो कथन आपको देखने को मिलेगा वो अमीर खुसरो का मिलेगा। तो काव्यात्मक शैली जिसके अंदर अलंकार लगे हुए हो और बिल्कुल घुमा घुमा के उसके अंदर जो है अलंकरण के साथ उस बात को बोला गया हो, तो इस टाइप के स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में अगर पूछे जाते हैं तो आपको बेझिझक होकर अमीर खुसरो अगर ऑप्शन में दिया है तो अमीर खुसरो लगाना है। बाकी अगर आपको कुछ स्टेटमेंट आपको इसामी के भी मिलते हैं तो वो इसामी के स्टेटमेंट अलग होते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर डायरेक्ट डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो आपको जयउद्दीन बर्नी, इब्ने बतूता, फरिश्ता वगैरह वगैरह इनके स्टेटमेंट रहेंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर अलंकरण लगा के अगर कोई बात बोली गई है तो वो अमीर खुसरो की होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सलामी स्थापत्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस वंश की स्थापत्य कला को सलामी स्थापत्य कला कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है खिलजी स्थापत्य कला, दूसरा है मामलुक स्थापत्य कला, मामलुक का मतलब गुलाम वंश, तीसरा यहाँ पे तुगलक स्थापत्य कला और चौथा है यहाँ पे लोधी स्थापत्य कला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आप अगर गेस करोगे तो तुगलक जो स्थापत्य कला थी उसको सलामी स्थापत्य कला कहा गया है। तो सलामी स्थापत्य इसलिए कहा गया है दोस्तों कि इनके जो इमारतों का जो निर्माण हुआ है उनकी दीवारें ऐसी थी, तो ढलवा दीवारों का जब निर्माण किया गया है तो इस ढलवा दीवारों को ही यहाँ पे सलामी स्थापत्य की संज्ञा दी गई है। तो इसको हम देख लेते हैं फ़ोटो के माध्यम से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये मकबरा बना हुआ है, ये मकबरे की जो दीवारें हैं आपको दिखाई दे रही होगी, ये ढलाव दीवारें हैं, इसी को जो है यहाँ पे सलामी स्थापत्य की जो है संज्ञा प्रदान की गई है। तो जैसे आप जनरली आप देखते हो दोस्तों, जनरली जो है दीवारें इस तरीके से बनाई जाती है, मगर इसकी जो दीवारें बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है, तो इस वजह से इसको जो है सलामी स्थापत्य कला कहा गया है, मतलब झुकी हुई है और सलाम करने में भी लोग झुकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों इसको सलामी स्थापत्य कला कहा गया है। और दूसरा है दोस्तों, इसके अंदर जो है सादगी वगैरह चीज़ें देखी जाती है और लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, दूसर पत्थरों का मतलब इसमें जो है क्वालिटी वाले पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये खासियत जो है किसकी है, तुगलक स्थापत्य कला की देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तुर्की स्थापत्य की विशेषताओं में संदर्भ में गलत है, मतलब असत्य कथन यहाँ पे देखना है। तो तुर्की स्थापत्य कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, तुर्कों के आगमन के पश्चात चूने के साथ रबीस और सुरखा का प्रयोग होने लगा। तो दोस्तों सुरखा मतलब जो ईंट वगैरह का जो चूरा होता था उसको जो चुनाई में कार्य करवाने लगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, स्थापत्य में मेहराब और गुंबदों की प्रधानता दी जाने लगी। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तो स्थापत्य के क्षेत्र में अरसबक, स्क्रीच और कुफरी शैलियों का प्रवेश हुआ। इसके बाद चौथा देख लेते हैं दोस्तों, खिलजियों के समय अष्टभुजाकार तथा चकोर मकबरा वाली शैलियों का अस्तित्व आया। तो आपको अब तक जो है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर राइट आंसर अगर हम देखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो अष्टभुजाकार और चकोर मकबरों की शैलियाँ जो शुरुआत हुई है ये लोधी स्थापत्य कला की विशेषता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमने गलत देखना था, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 है जो वो गलत है। यहाँ पे आपको जो है स्क्रीच और कुफरी अगर शैलियों की अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी दीवार पर या किसी भी पिलर पर जो कुरान की आयतें लिखी जाती थी अलंकरण के साथ सजावट के लिए, तो उसको कुफरी कहा जाता था। अगर कुरान की आयतें अगर लिखाई जा रही है तो उसको कुफरी कहा जा रहा है। और स्क्रीच जो होती है दोस्तों, मेहराब और जो कोना बना होता था उस कोने को जो मिलाने की जो पद्धति होती थी उसको स्क्रीच कहा जाता था। छत और पिलर के बीच में जो ये घुमावदार जो कोना बनाया जाता था, जैसे कि ये कोना है दोस्तों, हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये पूरा पिलर बनाया है इस तरीके से, ये पूरा दीवार और ये पिलर बने हुए हैं, तो इसको जब मिलाते हैं तो इसको स्क्रीच कहा जाता है दोस्तों। इस तरीके की जो यहाँ पे सजावट के लिए जो डिज़ाइन का जो यूज़ किया जाता था इसको स्क्रीच कहा जाता था। और कुफरी किसको कहा जाता था दोस्तों, जब दीवार या पिलर के ऊपर जब कुरान की आयतें लिखी जाती थी उसको कुफरी कहा जाता था।
इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको समझना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अष्टभुजाकार और चकोर मकबरे की जो शैलियाँ थी, ये पूरा जो है लोधी स्थापत्य कला की विशेषता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। शुद्ध इस्लामिक शैली में बना प्रथम मकबरा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये देखना है कि शुद्ध इस्लामिक शैली में बना प्रथम मकबरा किसका है। दोस्तों इसमें जो है तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे दोस्तों। तो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना प्रथम मकबरा हमको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सुल्तान गढ़ी का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी का मकबरा, तीसरा है बलबन का मकबरा, चौथा है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा है। तो यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा, तो हमारा बलबन का मकबरा हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शुद्ध इस्लामिक शैली में बनी प्रथम मस्जिद, तो वो होगी हमारी जमायत खाना मस्जिद, जिसका निर्माण जो है जमायत खाना मस्जिद, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अगर आपसे पूछे कि भारत में निर्मित प्रथम मकबरा जो मतलब दिल्ली सल्तनत में जो है निर्मित प्रथम मकबरा जो किसका था, तुर्कों द्वारा, तो वो था सुल्तान गढ़ी का प्रथम जो मकबरा है, जो इल्तुतमिश का जो पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसके मृत्यु के बाद जो उसका निर्माण करवाया था, उसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। दूसरा हमने बात कर ली दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध इस्लामिक शैली में प्रथम मकबरा कौन सा है, तो बलबन का मकबरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलबन का मकबरा। तो इसके अंदर क्या विशेषता है दोस्तों कि ये जो इस्लामिक पद्धति के तरह जो है वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से जो यहाँ पे ये मेहराबों का निर्माण करवाया गया है, इसलिए इसको जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति कहा जाता है। तो बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा खासियत तो नहीं है। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो जिसमें मेहराब का जो निर्माण करवाया गया है, ये वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से करवाया गया है। इसी वजह से दोस्तों इसको जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति पे निर्मित प्रथम मकबरा कहा जाता है। ये बलबन का मकबरा देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी नहीं, सुनसान जगह है बिल्कुल, और इस तरीके का कोई भी ज़्यादा अलंकरण नहीं है। बस इसमें जो है खासियत है वैज्ञानिक पद्धति से जो है यहाँ पे मेहराबों का निर्माण करवाया गया था, इस वजह से इसको जो है शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित प्रथम मकबरा कहा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन खिलजी कालीन स्थापत्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों खिलजी कालीन स्थापत्य कला से संबंधित कौन सा है, ये हमको देखना है, मतलब इसमें से चेक करना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोड में जो है आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों हम, हजार सितून महल, दूसरा ऑप्शन है हमारा जमायत खाना मस्जिद, तीसरा है गंभीरी नदी पुल, चौथा है 12 खंबा महल और पांचवा है ऊखा मस्जिद। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो हजार सितून महल है, जो जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में करवाया था, सीरी फोर्ट के अंदर जो है ये इसका निर्माण करवाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। जमायत खाना मस्जिद जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित पहली मस्जिद है, जिसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद गंभीरी नदी पुल, तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 12 खंबा महल जो है इसका निर्माण खिलजी स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। और ऊखा मस्जिद जो है दोस्तों ये भी जो है खिलजी स्थापत्य कला से संबंधित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आपको कमेंट्स करके बताना है। तो ऊखा मस्जिद जो है खिलजी शासक ने करवाया था, मगर किस खिलजी शासक ने करवाया था इसका कमेंट्स आपको करना है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके लिए हम देख लेते हैं दोस्तों, ये आपको जो पुल दिखाई दे रहा है गंभीरी नदी पुल है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो एक ने जो इसका निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये जमायत खाना मस्जिद है, जिसका निर्माण दिल्ली में करवाया था। इसका निर्माता कौन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी है। और ये क्या है इसकी विशेषता दोस्तों, ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित पहली मस्जिद है। और इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये जो हजार सुतून महल है दोस्तों, हजार सुतून महल जिसका निर्माण सीरी में करवाया था। जब राजधानी बनी थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसी समय जो इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी।
इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये ऊखा मस्जिद है जिसका जो निर्माता जो है खिलजी शासक है। पर उस खिलजी शासक का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों, किस खिलजी शासक ने ऊखा मस्जिद जो भरतपुर के अंदर स्थित है राजस्थान के अंदर, इसका निर्माण करवाया था। तो किसने इसका निर्माण करवाया था, इसका आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद हम देख लें दोस्तों, शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद। तो ये तो आपको अब तक पता चली गया होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है जमायत खाना मस्जिद है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद हम आगे देख लें दोस्तों, ये इसका फ़ोटो हमने पहले भी बताया और ये फिर से बता दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोधी स्थापत्य कला के बारे में बात कर लेते हैं। लोधी स्थापत्य कला की विशेषता आपको बतानी है, तो यहाँ पे कोड में आंसर देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला, इन्होंने दोहरे गुंबद का विकास किया था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद मकबरों उद्यान के बीच में होते थे, ये भी यहाँ पे सही बात है। तीसरा, पर्सी ब्राउन ने सैयद लोधी के काल को मकबरे का युग कहा, तो ये भी सही बात है। इसके बाद चौथी बात देख लेते हैं हम, चौथा स्टेटमेंट क्या है, दोहरे गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम सिकंदर लोधी के मकबरे में हुआ है। पांचवा देखते हैं, सिकंदरा का निर्माण सिकंदर लोधी ने करवाया था। तो दोस्तों ये भी जो है यहाँ पे, वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो सिकंदरा नहीं था ये, सिकंदरा का निर्माण तो सिकंदर लोधी ने करवाया था, मगर इसका नाम अकबर ने जाके जो है बहिस्ताबाद कर दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे राइट माना जाएगा, क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो लोधी स्थापत्य कला से संबंधित है। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मकबरों का युग किसको कहा जाता है, तो लोधी और सैयद जो जिसमें से अगर आपके दोनों में से कोई भी अगर दे दिया जाए तो स्पेशली तो लोधी को माना जाता है। लोधी और सैयदों के काल को जो मकबरों का युग कहा जाता है, क्योंकि मकबरों का युग तो वैसे मतलब पहले से ही मकबरे बनना स्टार्ट हो गए थे, मगर लोधी और सैयदों के काल में जाके मकबर बिल्कुल अनिवार्य हो गए थे। मतलब हर सुल्तान का, हर राजकुमार का, इनका सबका जो है मकबरा बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था, और इनके जो मकबरे जो बढ़िया स्टाइलिश बनते थे। तो इस तरीके से इनके जो काल को पर्सी ब्राउन ने मकबरों का युग कहा है। और इनके जो मकबरे होते हैं दोस्तों, ये बागा चारों तरफ बागान होता था, उसके बीच में जो मकबरा का निर्माण करवाया जाता था। और दोहरे गुम्मद जिस तरीके से एक गुम्मद यूँ बना दिया जाता है और उसी के अंदर एक गुम्मद का निर्माण करवा दिया जाता था। तो इस तरीके के दोहरे गुम्मद का जो शुरुआत हुई है वो लोधी काल से हुई है। तो इसका जो आगे जाके हमको जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उनकी शुरुआत यहीं से देखने को मिल रही है। और सिकंदरा का निर्माण जहाँ आपको जो है अकबर का मकबरा दिखाई देता है बहिस्ताबाद, इसको बहिस्ताबाद बोला कर दिया जाता है। सिकंदरा का निर्माण जो है सिकंदर लोधी ने करवाया था। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सिकंदर लोधी का मकबरा ये है। इसको जो है सिकंदर लोधी को मकबरे को जो है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है उसका पूर्वगामी माना जाता है। और ये जो अष्टकोणी मकबरा है देख सकते हो आप दोस्तों, अष्टकोणी मकबरा इस तरीके से होता है दोस्तों, मतलब अलग अलग चार कोने तो अलग होते हैं मगर 8 कोनों में जो है ये बना हुआ रहता है, मतलब गोल होता है, गोल में जो कोने बने रहते हैं। तो इस तरीके से अष्टकोणी मकबरा इसको बोला जाता है। और इस मकबरे को दोस्तों सिकंदर जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है सासाराम के अंदर, उस मकबरे का पूर्वगामी इसको माना जाता है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। 11वां क्वेश्चन देख लें दोस्तों, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा जो कि अष्टकोणीय था तथा यरूशलेम में उमर मस्जिद की समानता रखता था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये हर हालत में याद रखना है। तो यरूशलेम से जो है उसकी तुलना की गई है। तो कौन सा मकबरा है दोस्तों, हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दूसरा सिकंदर लोधी का मकबरा, तीसरा मुबारक शाह का मकबरा, और चौथा है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको सभी को अब तक गेस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है यहाँ पे खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, जो फिरोज शाह, ये जो है सिकंदर लोधी का जो है सिकंदर लोधी के समय जो है ये उसका तो दोस्तों इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के समय जो खाने जहाँ तेलंगानी का जो पुत्र था
उसने जो है इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और खाने जहाँ तेलंगानी जो था फ़िरोज़ शाह तुगलक का वजीर था। जब इसकी मृत्यु होती है तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है फूट फूट कर रोता था। इस टाइप का जो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो आपके कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि सल्तनत काल का प्रथम मकबरा जो अष्टकोणीय था, तो वो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा था। और अष्टकोणीय मकबरे जो सबसे ज़्यादा बनना स्टार्ट हुए थे दोस्तों, वो लोधी काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इस टाइप के मकबरे देखे जाते हैं। और हमने जो सुल्तानगढ़ी के मकबरे की बात की थी दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कौन सा था? जो इल्तुतमिश का जो पुत्र था, जो मंगलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था, नासिरुद्दीन महमूद, उसके मकबरे का नाम जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। सिकंदर लोदी का मकबरा हमने देख लिया, जो शेरशाह सूरी का मकबरे का जो है पूर्वगामी माना जाता है। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये जो मकबरा है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है, जो अष्टकोणीय मकबरा है, प्रथम भारत के अंदर प्रथम अष्टकोणीय मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा है। और जेरूसलम की जो उम्रा मस्जिद है उससे अगर तुलना अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उस किस मकबरे की तुलना की जाती है, तो खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरे की तुलना की जाती है। इसके बाद आगे देख लें दोस्तों, लाल गुम्बद जो चिश्ती सिलसिला के धर्मगुरु कबीरुद्दीन औलिया। तो दोस्तों ये आपको नाम याद रखना है। लाल गुम्बद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो लाल गुम्बद कहा जाता है। या इस आपसे अगर क्वेश्चन यूँ पूछ लिया कि लाल गुम्बद मकबरा किसका है, तो कबीरुद्दीन औलिया का है। पर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है दोस्तों? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है जिसका निर्माण किसने करवाया था। तो लाल गुम्बद के नाम से इनके मकबरे को पहचाना जाता है। जिसका निर्माता कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है फ़िरोज़ शाह तुगलक, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और चौथा है यहाँ पे मुबारक शाह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह। तो दोस्तों तुगलक वंश में भी दो नाम बिल्कुल सेम सेम आपको देखने को मिलेंगे। एक तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और दूसरा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो आपको याद रखना है, जो मोहम्मद तुगलक है जो पहले आता है, उसने जो है कबीरुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद आता है, जो तुगलक वंश का आखिरी शासक है, उसने नहीं करवाया। जो तुगलक वंश में जो है ये जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद में ही जो इसका शासनकाल हमको देखने को मिलता है। तो उसी ने जो है ये लाल गुम्बद का निर्माण करवाया था, जो किसका मकबरा है? कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा है। तो ये आपको याद रखना है, नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन महमूद नहीं करना है दोस्तों, नासिरुद्दीन मोहम्मद करना है। मोहम्मद, महमूद बाद में आएगा और मोहम्मद पहले आएगा। ये अगर आपसे क्रोनोलॉजी में अगर पूछे तो मोहम्मद पहले आएगा और महमूद बाद में आएगा। तो ये देख सकते हो आप पिक्चर में कि ये जो मकबरा है इसको लाल गुम्बद बोला जाता है, क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है। और इसका निर्माण नासिरुद्दीन मोहम्मद ने करवाया था, जो तुगलक शासक था। और किसका निर्माण, किसका मकबरा है दोस्तों? ये कबीरुद्दीन औलिया का। और इसको क्या कहा जाता है? लाल गुम्बद कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसको लाल गुम्बद कहा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने फ़िरोज की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की है? तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि रोमन सम्राट जो अगस्टस था, इसने कई सारे निर्माण कार्य किए थे अपने रोमन एम्पायर में। तो इस वजह से इसकी तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की थी। तो किसने इसकी तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की थी, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे फरिश्ता, दूसरा है वुलजले हेग, तीसरा है स्मिथ, चौथा है पर्सी ब्राउन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वुलजले हेग होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वुलजले हेग ने किसकी तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की है, तो फ़िरोज़ तुगलक की है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, मोट की मस्जिद के संदर्भ में निम्न कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? तो दोस्तों मोट की मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सल्तनतकालीन इमारतों की सुंदरता का समावेश मोट की मस्जिद में है। तो दोस्तों ये कथन किसने कहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते दोस्तों, पर्सी ब्राउन, दूसरा है वुलजले हेग, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है मोहम्मद हबीब। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी आपसे कि जितनी भी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अगर स्थापत्य कला से संबंधित अगर स्टेटमेंट अगर कोई बोलता है, तो वो जो है जॉन मार्शल बोलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन मार्शल हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं दोस्तों मोट की मस्जिद। तो ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो लोधी वंश में जो शासक हुआ है, सिकंदर लोधी का जो एक वजीर हुआ था मियाँ भुआ, तो मियाँ भुआ ने जो है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया,
तो मियाँ भुआ ने करवाया। और किस शासक के समय जो है इसका निर्माण हुआ है, तो सिकंदर लोदी के समय इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो है स्टेटमेंट किसने बोला है, तो जॉन मार्शल ने इसको स्टेटमेंट के थ्रू इसको जो है इसकी तारीफ की है। क्या बोला है इसको, सल्तनत कालीन इमारतों की सुंदरता का समावेश इसी के अंदर देखने को मिला है उसको। तो देख लो दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर उसे पता नहीं ऐसा क्या दिखा कि उसको जो है सल्तनत कालीन सभी इमारतों का समावेश इसके अंदर देख रहा है। तो इसके अंदर उसको जो है गुम्मद भी नज़र आ रहा है, 3 गुम्मद इसके अंदर है। इसके बाद इसको जो है इसको मेहराबें भी नज़र आ रही है, और मेहराब भी दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई है। और डांट जो है इसके अंदर जो है स्क्रीच वगैरह ये सारी चीज़ें उसको नज़र आई, तो इस वजह से उसने जो है सारी विशेषता को देख के इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम, कौन सी स्थापत्य संबंधी विशेषता दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में नहीं है। तो दोस्तों ऐसी विशेषता का यहाँ पे हमको चयन करना है जो हुमायूं के मकबरे के अंदर हमको नज़र नहीं आती है, मतलब हुमायूं के मकबरे के अंदर स्थित नहीं है वो चीज़ें। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है मेहराब, दूसरा ऊंचा उठा हुआ गुम्बद तथा संबंध छतरिया, तीसरा है लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, और चौथा है यहाँ पे स्वतंत्र रूप से मीनारे। तो दोस्तों आपने अगर इसका फ़ोटो वगैरह देखा होगा तो आप सभी को अब तक जो है इसका आंसर पता चल गया होगा। और तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्र मीनारे। तो दोस्तों स्वतंत्र मीनारे नहीं है इस मकबरे के अंदर। अगर स्वतंत्र मीनारे वगैरह और लग जाती दोस्तों ये ताजमहल का पूरा कॉपी बन जाता, क्योंकि इसी जो है मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया ये भी आपको जो है कमेंट्स करके बताना है। तो ये आप देख सकते हो, इसका निर्माण तो वैसे हाजी बेगम ने करवाया था, मगर इस मकबरे का जो स्थापत्यकार है कौन है इसको आपको कमेंट्स करके बताना है। हुमायूं के मकबरे का स्थापत्यकार कौन है इसको आपको कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों कमेंट्स हर हाल में करना है, क्योंकि कई सारे वीडियो देखते हैं मगर वीडियो के बाद जो है कमेंट्स करके नहीं बताते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। कमेंट ज़रूर करना है जिससे हमको भी पता चले कि आप लोग कितना सीरियस है, कितना वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों के क्या रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। तो ये कमेंट ज़रूर करना है। और वीडियो से रिलेटेड अगर मिस्टेक हो जाती है, कोई बात बोलने में गलती हो जाती है या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो भी आप जो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको भी वो सारी चीज़ें जब पता चलेगी तब हम उनको करेक्ट करेंगे। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि हुमायूं के मकबरे का स्थापत्यकार कौन है। तो ये आप देख सकते हो, ये फ़ोटो में जो है हुमायूं का मकबरा है, इसी के अंदर जो है लाल बलुए पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, मेहराबों का भी प्रयोग किया गया है, छतरिया भी बनी हुई है जो राजपूत कालीन जो स्थापत्य कला की विशेषता है। इसके अंदर नहीं है तो बस एक मीनारे नहीं है। अगर ये मीनारे अगर और होती तो ये पूरा ताजमहल का पूर्वगामी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मीनारे और होती तो पूरा ताजमहल की तरह लगता। तो आप देख सकते हो दोस्तों और फोटो में। और ये दोस्तों 4 बाग पद्धति के अंदर बना है, क्योंकि ये पूरा एक बाग है, बाग के बीच में इसका निर्माण करवाया गया है और चारों तरफ जो है इसके अंदर बाग लगाए गए हैं। तो 4 बागों में ये बाग है और बीच में इसका निर्माण करवाया गया है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इस तरीके से चारों तरफ से जो रास्ते हैं और बीच में इसका निर्माण करवाया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। और यहीं से जब बहादुर शाह जफर को जो है अंग्रेज़ अधिकारी हडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था, बहादुर शाह जफर और मिर्ज़ा गालिब को। ये देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ताजमहल का पूर्वगामी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ताजमहल में जो बस यहाँ पे मीनारें आपको दिखाई देती है, 4 मीनारें, बस इसके अंदर मीनारों की कमी है। बाकी अगर ये मीनारें अगर लग जाए तो पूरा ताजमहल लगेगा। ये आप देख सकते हो। आपको इसका स्थापत्यकार जो है कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है मोती मस्जिद वाला क्वेश्चन। कभी तो दिल्ली की मोती मस्जिद के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी लाहौर की मोती मस्जिद के बारे में पूछ लिया जाता है और कभी आगरा की मोती मस्जिद के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था और लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि शाहजहां ने जो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके सम्मान में करवाया था। तो ये आपको जो है गेस करना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे जहांगीर, दूसरा है जहांआरा, तीसरा है मुमताज़ महल और चौथा है आसफ खां। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तो जहांगीर भी मौजूद नहीं था, मुमताज़ महल भी मौजूद नहीं थी, मुमताज़ महल तो थी मगर आसफ खां नहीं था। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको जहांआरा, जो शाहजहां की पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री, उसके सम्मान में जो है यहाँ पे जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था, आगरा के किले में। तो शाहजहां ने कहाँ करवाया, आगरा के किले में, और औरंगजेब ने करवाया दिल्ली के लाल किले में।
और जहांगीर ने करवाया लाहौर में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको तीनों मोती मस्जिद के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मोती मस्जिद है ये आगरा के किले के अंदर जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ये किसने करवाया? ये शाहजहाँ ने करवाया। किसके सम्मान में? जहांआरा के सम्मान में। जहांआरा कौन थी दोस्तों? शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री थी। इसके बाद औरंगजेब ने यह निर्माण करवाया दिल्ली के लाल किले के अंदर। ये मस्जिद स्थित है, मोती मस्जिद, जिसका पूरा जो है संगमरमर से जो है इसका निर्माण करवाया। ये दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके बाद दोस्तों ये वाली जो मोती मस्जिद है ये लाहौर के अंदर स्थित है। ये भी संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? जिसको जो है लाहौर सबसे ज़्यादा पसंद था, जहाँ पे उसकी अनारकली है, जहाँ पे उसका मकबरा है। जहांगीर का मकबरा भी लाहौर के अंदर ही है। और दोस्तों उसी में जो है नूरजहाँ का मकबरा है। तो 3 मकबरे जो लाहौर के अंदर स्थित है, जहांगीर का मकबरा और अनारकली का मकबरा और नूरजहाँ का मकबरा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको अगर फतेहपुर सीकरी के बारे में पता होगा तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। तो अकबर ने जो है गुजरात विजय के बाद जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वहीं पे जो है बुलंद दरवाज़ा बनवाया, वहीं पे सलीम चिश्ती के जो है मकबरा बनवाया। तो ये सारी चीज़ें जो फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या क्या निर्माण करवाया और क्या नहीं करवाया ये आपको देखा है। तो क्या नहीं करवाया ये आपको बताना है। तो बुलंद दरवाज़ा जो दोस्तों 1572 में जब गुजरात विजय करके आया था तो तब इसका निर्माण करवाया था, आप सभी को पता है। अनूप तालाब भी उसी के अंदर स्थित है। पंचमहल भी उसी के अंदर स्थित है। तो नहीं है तो क्या नहीं है दोस्तों? किला कोना मस्जिद। तो दोस्तों किला कोना मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसका निर्माण दिल्ली के अंदर जो पुराना किला है उसके अंदर जो है ये किला कोना मस्जिद स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किला कोना मस्जिद, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था दिल्ली में। इसके बाद हम आगे देख ले दोस्तों, ये जो मस्जिद है ये किला कोना मस्जिद का फ़ोटो है। तो आप बस इस फोटो के हिसाब से आप थीम बना सकते हो आपके माइंड के अंदर। जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। तो इसीलिए हमने जो है फ़ोटो लगाए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों। सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बना है उसको लगाना है, फिर उसके बाद क्या बना है उसको लगाना है, फिर उसके बाद क्या लगा है उसके बाद बना है। इस तरीके के क्रम में जो है सबसे प्राचीन से सबसे नए की तरफ आपको आना है। तो आप जो है इसको देखना है। तो सबसे पहले दे दिएगा यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा है दीन पना, तीसरा है बुलंद दरवाज़ा, चौथा है अलाई दरवाज़ा। तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे अगर शासक के नाम भी याद हो तब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और उसके अलावा अगर आपको वंश के भी अगर आपका क्रोनोलॉजी पता हो तो ये भी आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसका जो स्थापत्यकार है अबू बकर था। और इसका निर्माण कहाँ करवाया दोस्तों? अजमेर के अंदर करवाया था। ये भी हम देखेंगे अभी। दीन पना भवन नहीं आएगा, पहला आएगा हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर उसके बाद आएगा अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों दीन पना नगर, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। फिर उसके बाद आएगा बुलंद दरवाज़ा। तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 हमारा कहाँ दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में अजमेर ने करवाया था। तो ये आपका जो है यहाँ पे दे दिया गया। इसके बाद अलाई दरवाज़ा देख ले। तो अलाई दरवाज़े का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1310-11 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद हम देख लें चौथा, दीन पनाह नगर का जो निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने 1533 में करवाया था दिल्ली में। इसके बाद चौथा देख लें दोस्तों, मुगल जो बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1572 ईस्वी में। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर आपने देख लिया होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला ऑप्शन देख लें दोस्तों, इस मस्जिद पर भारतीय प्रभाव इस्लामिक प्रभाव से अधिक माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो है पहले संस्कृत का विद्यालय था, तो उसी को जो है उसी के अवशेष से जो है इसका निर्माण करवाया। तो इसलिए जो है भारतीय स्थापत्य कला का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अधिक बड़ा और आकर्षक है। तो ये सही बात है। ये यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स के कारण इसका नाम जो है इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। तो दोस्तों आपको ये मैं बता दूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये जो 2.5 दिन का जो उर्स लगता है वो
अजमेर में अगर ये उर्स लग रहा है तो आप ये मत सोचना कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज की, तो उनकी वजह से जो है इनका उर्स लग रहा है। तो यहाँ पे इनके नाम का उर्स नहीं लगता। यहाँ पे एक संत थे पंजाब शाह, उनका नाम था पंजाब शाह के नाम से जो है ये उर्स लगता है दोस्तों 2.5 दिन का। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और अगर इसका क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो दोस्तों ये इल्तुतमिश नहीं होगा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ये विग्रहराज चतुर्थ की जो है ये सरस्वती की जो है विद्यालय था, उसी में जो है इसी को तोड़ के जो है इस मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसका जो है स्थापत्यकार है अबू बकर नाम का जो इसका स्थापत्यकार था। दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि इस जो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसकी दीवारों पर विग्रहराज चतुर का एक नाटक था, तो उस नाटक का नाम बताना है, क्योंकि उसी नाटक की पंक्तियाँ जो है इसकी दीवारों पर, इसकी सीढ़ियों के ऊपर लिखी हुई है। तो दोस्तों उसका नाटक का नाम आपको कमेंट्स करके बताना है, किस नाटक की पंक्तियाँ जो है 2.5 दिन के झोपड़ों की दीवारों पर और सीढ़ियों पर लिखी हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, तो मतलब इल्तुतमिश द्वारा किस स्थापत्य का निर्माण करवाया गया है, ये आपको कमेंट ये जो है आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन देख लें दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। इसके बाद देखते हैं मदरसा नासिरिया का निर्माण। तीसरा यहाँ पे अतारकिन का दरवाज़ा, और चौथा है अलाई दरवाज़ा। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका, इल्तुतमिश ने जो निर्माण करवाया नहीं है ये पूछा है दोस्तों, कौन सी जो है इसमें इल्तुतमिश ने निर्माण नहीं करवाया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अतारकिन का दरवाज़ा, ये जो अलाई दरवाज़ा है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अतारकिन का जो दरवाज़ा है दोस्तों, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ये नागौर के अंदर स्थित है। हमीमुद्दीन नागौर की जो मज़ार है उसी का जो है ये प्रवेश द्वार माना जाता है। मदरसा नासिरी का निर्माण भी करवाया था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जो हमने देखा था कि चैन का निर्माण इसने इल्तुतमिश ने करवाया था। और किसका निर्माण नहीं करवाया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वाला जो ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो हम देख लेते हैं दोस्तों फोटो के माध्यम से। ये अतारकिन का दरवाज़ा है जो नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। हमीमुद्दीन नागौरी की जो मज़ार है उसी का जो है प्रवेश द्वार माना जाता है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत इस्लामिक वास्तुकला के सिद्धांत पर बनी पहली इमारत है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली इमारत पूछा गया है, तो पहली इमारत देख लें दोस्तों, बलबन का मकबरा। दूसरा है कुतुब मीनार। तीसरा है अलाई दरवाज़ा। चौथा है तोहफे वाला गुम्बद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलबन का मकबरा, क्योंकि बलबन का मकबरा ही पहला मकबरा माना जाता है और पहली इमारत भी यही मानी जाती है, क्योंकि बलबन का मकबरा सबसे पहले बना। इसके बाद जो मस्जिद बनी है कौन सी, जमायत खाना मस्जिद, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बनी है। तो पहले हमारा मकबरा आ जाएगा बलबन का। तो बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना पहला मकबरा है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि इस्लामिक वास्तुकला से सिद्धांत पर बनी पहली इमारत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हमारा बलबन का मकबरा हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसका जो देखें अलाई दरवाज़ा, तो अलाई दरवाज़ा ये है। तो इसके अंदर क्या खासियत है दोस्तों, इसके अंदर जो है घोड़े की नाल की आकार की जो है यहाँ पे मेहराबों का निर्माण पहली बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत की किस इमारत में सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की जो है जो है मेहराबों का जो है प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले जो है अलाई दरवाज़ा के अंदर किया गया है। तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार माना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। इसके बाद देख लें दोस्तों, दिल्ली का 5वां नगर निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों दिल्ली में अगर हम देखें तो कई सारे नगरों का निर्माण किया गया है। तो लगभग पूरा अगर देखें आधुनिक भारत तक तो लगभग 8-10 नगरों का जो है यहाँ पे निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पे हमको जो है पहले से क्रम के बाद जो है 5वां नगर पूछा गया है। तो पहला किसने करवाया, दूसरा किसने करवाया, इस तरीके से हमने जो पूरा हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको 5वां नगर बताना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक और चौथा है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोज तुगलक हो जाएगा, क्योंकि फिरोज तुगलक ने यहाँ पे जो है फिरोजपुर बसाया था। तो दोस्तों हम देख लेते तो फिरोज शाह कोटला जो है यही फिरोज तुगलक का नगर माना जाता है 5वां नगर। तो देख लेते हैं किस सुल्तान ने जो है यहाँ पे कौन सा नगर बसाया। तो यहाँ पे आप देख लेते हो दोस्तों कि पहला नगर का निर्माण जो है किला राय पिथौरा या मेहरौली के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दूसरा नगर सिरी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तीसरा नगर जो है तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक के समय इसका निर्माण हुआ। चौथा नगर जो है जहाँपनाह नगर के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये तुगलक शासकों ने करवाया।
5वां नगर जो है फिरोजाबाद के नाम से, जो फिरोज शाह कोटला जो इसी के अंदर आता है, ये फिरोज तुगलक ने करवाया। 6ठा नगर जो है शेरगढ़ दिल्ली, इसका निर्माण शेर शाह ने करवाया। 7वां नगर दीनपना नगर जो हुमायूं का शेर मंडल जो पुस्तकालय था वो भी इसी के अंदर स्थित था, ये करवाया 7वां नगर। 8वां नगर शाहजहानाबाद जो मुगलों की आखिरी राजधानी थी, तो इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने करवाया। तो इस तरीके से दोस्तों 8 नगरों के हमने बात कर ली मध्यकाल के अंदर। फिर इसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ों ने इसके अंदर लुटियंस ने, इनने सब ने करवाया, तो वो अलग से, वो अलग आप देख सकते हो। वैसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं का पूछा जाता है, या तो इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, या इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या कौन सा नगर तीसरा किसने बचाया, चौथा किसने बचाया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो सभी के बारे में यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो यहाँ पे लेकर आते हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो मिलने हैं। और अगर आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो, और इन सब चीज़ों की अगर पीडीएफ आपको अगर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास का किला नाम से आप सर्च करके उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कमेंट्स करना ना भूले। कमेंट्स करके आप हमारे वीडियो का रिव्यू दे सकते हो। कमेंट्स करके आप जो है वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, वो बता सकते हो। अगर कोई सी बात गलत बोली है या गलत टाइप हुई है तो वो आप बता सकते हो। इस तरीके से आप कमेंट्स ज़रूर करें। और जो जो क्वेश्चन हमने कमेंट्स में आपको आंसर देने के लिए बोला है उसके कमेंट्स ज़रूर करें। एक बार और मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, जो है स्थापत्यकार का नाम बताना है हुमायूं के मकबरे का। दूसरा आपको एक और क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था, उसका भी जो आंसर आपको देना है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।